गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे संबंधित सारे अंकित प्रश्न। आज हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव। आज का आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। बोलने के लिए मना नहीं है, ये आपका टॉपिक है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इस पार्ट में। चलिए, तो विद्युत द्विध्रुव है क्या? ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, जब हम छोटे थे और बचपन में एक कार्य किया जाता था, हम करते क्या थे कि एक पत्ता लेते थे और पत्ते का साइड वाला भाग तोड़ देते थे, फिर एक दूसरी तरफ से तोड़ करके एक त्रिकोणीय आकृति बनाते थे, यूं। और आपने देखा होगा यहाँ एक लकड़ी लगाई जाती थी और हम उसे लेके क्या करते थे, दौड़ते थे। जब हम दौड़ते थे तो ये काफी तेजी से नाचना क्या कर देता था, शुरू कर देता था। आज हम बात करेंगे वैसे ही कुछ टॉपिकों पे जहां से हम सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव कहते किसे, उसे देखिए। अगर हम कोई दो आवेश ले लें जिनकी प्रकृतियां विपरीत होंगी लेकिन परिमाण क्या होंगे, समान। यानी हम कह सकते हैं कि दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बना विद्युत निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर सुन लीजिए, क्या कहा हमने कि दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बना विद्युत निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें आप जो आवेश लेंगे दोनों के जो परिमाण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कहलाता है आपका विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपका एक टॉपिक आएगा, वह देखते हैं, जिक्र कर लेते हैं उसका। जैसे ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम आगे चल के सीखेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। और इसे ही अब ये देखिए, और इसकी लंबाई को हम विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, जिसे हम 12 से व्यक्त करते हैं। किससे? 12। हम इसे 12 इसलिए मानेंगे क्योंकि जब आगे चल के हमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ना होगा तो हमें उसके मैथमेटिकल एनालिसिस करने में सुविधा मिलती है। मानने के लिए हम L भी मान सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें इसको आधा करना पड़ता है, और जब हम आधा करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई होने लगता है। ठीक है, अब आ गया आपका विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। अब समझिए, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के बारे में एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जो विद्युत द्विध्रुव है, आपने देखा कि इसमें माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू। तो माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, फलतः इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिए, इसके बाद भी यहाँ विद्युत क्षेत्र जरूर उपस्थित रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का कुल योग शून्य हो सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र कभी शून्य नहीं होता। चलिए देखिए, तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझिएगा। आपके सिलेबस में क्वेश्चन आपका बनता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और वहां से दे देगा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले दो टॉपिक हम यहाँ सीखते थे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, विद्युत में भी और चुंबक में भी। लेकिन चुंबक वाले सिलेबस से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सिर्फ हमें विद्युत में ही अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। अगर यहाँ पे आपका माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, हमने कहा कि इसकी लंबाई हम कितना मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। फिर सुन लीजिए, विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? P से। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव
ध्रुआगुण एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। अब इसका मात्रक देख लें। अगर आपका P बराबर Q इंटू 12 है तो जो मात्रक Q इंटू 12 का होगा वही ना P का होगा। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q मतलब Q क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और ये आपका 12 क्या है? लंबाई। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो आप सबको पता चल गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। दूसरी चीज समझ लीजिए, बीमे सूत्र भी तो देखेंगे। तो जो बीमे सूत्र आवेश गुणे किसका होगा? लंबाई का होगा, वही ना आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होगा। तो आपका आवेश का बीमे सूत्र क्या होता है? AT, और लंबाई का बीमे सूत्र क्या होता है? L। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? L से चूंकि शुरुआत होता है तो LTA, इसका बीमे सूत्र क्या होगा? LTA। अरे भैया चाहे तो ATL भी कह सकते हैं अटल, या चाहे तो TAL भी कह सकते हैं ताल, या LAT भी कह सकते हैं लात, कोई भी लेके चल सकते हैं। याद रखने का है तो आप याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? LTA। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी, याद रखिए, विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव इन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? हमने कूलाम इंटू मीटर, और बीमे सूत्र होता है LTA। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने सीखा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो अगर आप कॉपी में नोट करना चाहें तो हम इसको लगातार बता दे रहे हैं, उसे देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नहीं सबसे पहले क्या पढ़े? विद्युत द्विध्रुव। तो आपको पता है कि दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बना विद्युत निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, तो आपको हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? 12 से। आपको समझ में आ गया। इससे संबंधित अन्य चीज भी हमने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का कुल मान शून्य हो सकता है। आप रिमार्क में इसको नोट कर सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों का कुल मान शून्य होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ठीक, उसके बाद से आपका टॉपिक आ जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी समझ लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव में से, यानी अगर आपका एक विद्युत द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको? P से। अगर हम मान लें कि माना माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है। तो आपका P बराबर हो जाएगा Q इंटू 12, जहां P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर हमें इसका मात्रक बताया, तो हमने कहा कि आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम इंटू मीटर। और बीमे सूत्र हमने आपको बताया कि चूंकि आवेश का बीमे सूत्र AT और लंबाई का L, तो इसका बीमे सूत्र या तो आप ATL यानी अटल कहेंगे, या LTA कह सकते हैं, या LAT कह सकते हैं। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, और इसे सदिश के रूप में हम यूं लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप क्या होगा? तो वह होगा वेक्टर P बराबर Q इंटू 12। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। कहां से कहां की ओर? ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। याद रखिए, ये बात सिर्फ आपके फिजिक्स में कायम है, यानी कि ये सिर्फ फिजिक्स में लागू होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका उल्टा होगा। केमिस्ट्री में यही दिशा धनावेश से किधर होता है? ऋणावेश की ओर पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जानना बहुत जरूरी है
याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव का बहुत बड़ा मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है, इसके छोटे मात्रक हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाता है डीबाई, और एक डीबाई बराबर आपको मैंने बताया था 3.3 × 10⁻³ कूलम इंटू। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव की स्थितियां, जहां हम सीखेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? अक्षीय स्थिति। आप हेडिंग करेंगे अक्षीय स्थिति। अगर यहाँ पे ये आपका -q आवेश है और ये +q आवेश है, यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है, तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के बढ़े हुए भाग पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के बढ़े हुए भाग पर यदि कोई बिंदु लिया जाए तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के बढ़े हुए भाग पर यदि कोई बिंदु ली जाए तो वह वस्तु अक्षीय स्थिति में कहलाती है। या तो आप इधर ले सकते हैं या तो इधर भी ले सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अक्षीय स्थिति। अब आ जाता है आपका निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या, उसे समझिए। तो ये अगर आपका एक विद्युत द्विध्रुव -q और +q से मिलकर बना हुआ है और ये बीच की दूरी कितना मानते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव में उसके अक्ष के लंबार्धक पर, उसके अक्ष के लंबार्धक मतलब समझ रहे हैं, इसके आधे भाग पर यदि कोई बिंदु लिया जाए, या तो हम ऊपर ले लें या तो नीचे ले लें, तो यह बिंदु किस स्थिति में कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के बढ़े हुए भाग पर यदि कोई बिंदु ली जाए तो वह बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाती है। और आपका आ जाता है निरक्षीय स्थिति, तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबार्धक पर यदि कोई बिंदु ली जाए तो वह बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहलाता है।